नहीं रहा। ये कौन बोला? दोनों लोग सुन नहीं रहे। Sorry. ढूंढ लीजिए जरा, देखिए मिल जाए तो मुझे जरूरत थी। खैर, गैलेक्सी J2 कौन है ये? आपको पूजा बिष्ट मैम की क्लास ज्वाइन करनी है, ये वाली लिंक नहीं है, दूसरी है। हाँ ठीक है, आयुषी बहुत दिन बाद आई है मुझे लग रहा है क्लास में। कहाँ पे है? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात कर रहे थे एनवायरमेंटल एनालिसिस की, और पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसमें हम लोगों ने फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट देखे, एनवायरमेंटल एनालिसिस के फीचर्स देखे, एनवायरनमेंट स्कैनिंग में क्या फैक्टर्स स्टडी किए जाएंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। स्वॉट और स्वॉट एनालिसिस का बेसिक मतलब समझा था, स्वॉट के बारे में हम लोग डिटेल में भी बात करेंगे बाद में। बोल्टन्स मैट्रिक्स एक टूल देखा हम लोगों ने अबाउट एनवायरमेंटल एनालिसिस। और बोल्टन्स मैट्रिक्स के बाद फिर हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट दी क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक क्वेस्ट। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल इन शॉर्ट ईटॉप के बारे में। तो ईटॉप में जो हम लोग देखा था, इसको जल्दी से आज खत्म करना है। पिछली क्लास में डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा था, और मतलब डिस्टर्बेंस का मतलब है कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी मेरे ख्याल से, और केवल सोनम थी। तो थोड़ा सा रिकैप भी कर लेते हैं। इट वाज सजेस्टेड बाय, ये शुरू किया था ये सिस्टम ग्लोएट ने, टॉप एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनाने का। तो सिंपल करना क्या है इसमें कि जो भी एनवायरनमेंट में थ्रेट्स हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको लिस्ट करके और उसके हिसाब से एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट की प्रोफाइलिंग करनी होती है। तो इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। एनवायरनमेंट के अलग अलग सेक्टर्स आप लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप पहले भी समझ चुके होंगे, पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, सोशो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इस तरह रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये सारे जो एनवायरमेंटल सेक्टर्स हैं उसमें हमने डिवाइड कर दिया। इसमें एक चीज और हमें देखनी होगी कि कौन सा एनवायरमेंटल सेक्टर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलिवेंट है और कौन सा उतना रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम्पल जो मैंने उस दिन दिया था वो ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई डोमेस्टिकली ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके लिए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, तो हर सेक्टर का जो इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होगा वो देखेंगे। और कैसे ये देखेंगे, उसके लिए हम हर एनवायरनमेंट के सेक्टर को सब फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो एक एक एस्पेक्ट, एक एक इवेंट, जो अभी पिछले कुछ स्लाइड्स में जो हम लोग बात, ये एक चीज देखी थी यहाँ पर, इफ वी गो बैक, that environmental scanning is done on the basis of events in the environment, the trends in the environment, the issues in the environment and the expectations। तो इन चीजों से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, वही इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे। जो यहाँ पर सब फैक्टर्स की बात हो रही है, तो इन्हीं चीजों की बात हो रही है। यही इसी तरह के इवेंट्स हों, चाहे ट्रेंड्स हों, चाहे एक्सपेक्टेशंस हों, चाहे इश्यूज हों, इन्हीं को हम लिस्ट करेंगे। और इसको फिर ये भी देखेंगे कि कौन सा जो सब फैक्टर है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरीके का असर डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है, नेगेटिव डाल रहा है, या न्यूट्रल। तो इस तरह से ये देख लिया जाएगा।
तो इन सब फैक्टर्स को स्टडी करके, इनका इम्पैक्ट देख करके, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइबिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ द इम्पैक्ट, फेवरेबल, अनफेवरेबल और न्यूट्रल, जो भी हमने कहा। So this will provide a clear picture of the type of impact of environmental sectors on the organization. It helps in taking advantage of the opportunities and countering the threats. ये सारी चीजें हम लोग बात पिछली क्लास में कर रहे थे। तो जब स्पेसिफिकली आप देखेंगे कौन सा फैक्टर हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा फैक्टर हमारे लिए अनफेवरेबल है, कौन सा फैक्टर न्यूट्रल है, तो हम जो फेवरेबल चीजें हैं उनका एडवांटेज उठाने के में आसानी से उसको एडवांटेज उठा सकते हैं, और जो अनफेवरेबल चीजें हैं उनको काउंटर करने की आसानी से कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल लिया था पिछले क्लास में, जल्दी से इसको भी देखते हैं। इसके पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे, इससे आगे फिर नहीं बढ़ पाए थे, टाइम भी खत्म हो गया था। तो बाइसिकल कंपनी एक कोई भी एक हाइपोथेटिकल बाइसिकल कंपनी हो सकती, उसके लिए हमें एनवायरमेंटल थ्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनानी है। अब देखिए क्वेश्चंस इस तरह से भी आ सकते हैं। ईटॉप के ऊपर क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, ईटॉप होता क्या है ये पूछा जा सकता है। एक कोई केस स्टडी वैसे तो रिसेंट ईयर्स में नहीं आती है, लेकिन एक थोड़ी सी फिर भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ केस स्टडी टाइप का दे दिया जाए, जिसमें कि कुछ फैक्टर्स दिए हों किसी एक कंपनी के बारे में, और उसके लिए उनके हिसाब से आपको ईटॉप बनाना हो। और उससे भी ज़्यादा प्रोबेबल जो चीज़ है वो ये हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि ईटॉप को एक्सप्लेन करिए विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो आपको एग्जाम्पल खुद बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे जो फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इस तरह से कुछ फैक्टर्स आप हाइपोथेटिकली डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, इस तरह से हाइपोथेटिकली कुछ भी फैक्टर्स ले सकते हैं, और उसके बाद फिर उनका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या होगा ये देखेंगे। वो फैक्टर्स किस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सेक्टर में जाएंगे ये भी देखना होगा। अभी इस वाले एग्जाम्पल को हम लोग करके देखेंगे। तो एक्चुअली इसका मतलब है रियल लाइफ सिचुएशन में, रियल बिजनेस सिचुएशन में जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना होगा। आपकी अपनी एक कंपनी है या आप एक अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके एनवायरनमेंट को आपको स्टडी करना पड़ेगा, और एनवायरनमेंट को स्टडी करके आपको ये निकालना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि क्या-क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में हो रही हैं। तो लेट अस जस्ट अज्यूम दैट वी वांट टू एंटर द बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बाइसिकल कंपनी एक हम शुरू करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और हम उसके लिए यही जानने के लिए कि हमारी कंपनी अच्छी चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, ये जानने के लिए हम उस कंपनी के उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट को स्टडी करके हमने ये फैक्टर्स निकाले। हमें पता चला कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो 7 to 8% पर ईयर है। फिर हमने पता किया और स्टडी की, तो पता चला कि स्पोर्ट्स साइकिल्स के लिए स्पेसिफिकली जो ग्रोथ रेट है इट इज 30%। काफी ज्यादा तेजी से स्पोर्ट्स साइकिल्स का मार्केट ग्रो कर रहा है। फिर तीसरी चीज जो हमें पता चली वो पता चली कि द डिमांड इज लार्जली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड यानी कि अभी भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सैचुरेशन पॉइंट आने का मतलब है कि डिमांड अब और ग्रो नहीं करेगी। जितना भी मार्केट है वो पूरा का पूरा मार्केट एक्सप्लॉइट हो चुका है। लेकिन लार्जली अनसैचुरेटेड डिमांड का मतलब हो गया कि डिमांड अभी बहुत पोटेंशियल है डिमांड को ग्रो करने में। डिमांड ग्रो हो रही है नहीं हो रही है अलग चीज हो गई, लेकिन अभी काफी पोटेंशियल है जिसकी इसको ग्रो कराया जा सके। मतलब इसका क्या है, ये कैसे पता चलेगा, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के यूजर्स अभी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, जो भी मार्केट आपका कवर हो रहा है उसकी टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में आप यूजर्स अभी काफी कम अगर हैं, तो इसका मतलब है कि यूजर्स बढ़ सकते हैं। अगर आप प्रॉपर मार्केटिंग करेंगे, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो यूजर्स बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है लार्जली अनसैचुरेटेड डिमांड। लेकिन अगर जितने भी मार्केट को आप कवर कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर लोग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट चाहे आपका हो चाहे आपके कॉम्पिटिटर का हो, आप सोप बना रहे हैं तो ज्यादातर लोग पहले से सोप यूज करते हैं, तो डिमांड सैचुरेटेड है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको दूसरे का मार्केट कैप्चर करना पड़ेगा, कंपटीशन है यहाँ पे। लेकिन अनसैचुरेटेड डिमांड के केस में इसका मतलब क्या होगा, जो भी एक्स वाई जेड जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर हम बाइसिकल की बात कर रहे हैं तो बाइसिकल्स जो हैं
वो अभी काफी ज्यादा लोग हैं जो नहीं यूज कर रहे हैं, अब नहीं यूज कर रहे हैं, और उसमें ये भी आपको मालूम है, पोटेंशियल है, आपको स्टडी करके पता चला कि यूसेज बढ़ सकता है। तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड डिमांड होगी। देन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इन प्रोग्रेस। तो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में मशीनरी वगैरह अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ये चल रहा है। एक फैक्टर ये है। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज सिंपल। अगर आपको बाहर से अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो वो आसानी से हो सकती है। देन मोस्टली एंसिलरीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज आर सप्लाइंग parts and components to our company। तो हमें कुछ ना कुछ सप्लायर्स तो चाहिए ही होंगे, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या हो रहा है कि जो जो भी पेरेंट कंपनी है उसकी अपनी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, एंसिलरी कंपनीज हैं, वही उनके सप्लायर्स हैं। एक फैक्टर ये है। देन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल। अगर आपको अपनी बाइसिकल के लिए, बाइसिकल मैन्युफैक्चर करने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है तो वो आसान है। ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग अर्बन कंज्यूमर्स। अर्बन कंज्यूमर्स जो हैं उनके पास पैसा ज्यादा है, पैसा बढ़ रहा है। कोरोना का टाइम नहीं आया तो लग रहा है, तब का एग्जाम्पल है। तो पैसा है उनके पास, इसका मतलब है वो स्पेंड कर सकते हैं। अर्बन कंज्यूमर्स, देखिए रूरल कंज्यूमर्स की बात करें और अर्बन कंज्यूमर्स की बात करें, रूरल कंज्यूमर्स के लिए बाइसिकल नेसेसिटी हो सकती है, अर्बन कंज्यूमर्स के लिए एक्चुअली बाइसिकल नेसेसिटी नहीं होगी, कभी कभी वो लग्जरी में काउंट हो सकती है, कम से कम एटलीस्ट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स बाइसिकल, स्पोर्ट्स बाइक, साइकिल। तो वहां पर वो एक्स्ट्रा उनकी जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा लोगों के पास तभी वो उसके ऊपर स्पेंड करेंगे। तो ग्रोइंग एफ्लुएंस इज अ पॉजिटिव therefore factor। bicycle industry is a thrust area for exports। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं, वो उन्होंने ऐसे बना रखे हैं कि फेवर करे बाइसिकल के एक्सपोर्ट को। कस्टमर प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स साइकिल्स। कस्टमर्स जो हैं, स्पेशली अर्बन कस्टमर्स ही ऐसे ये हो सकते हैं जो कि स्पोर्ट्स साइकिल्स को प्रेफर कर रहे हैं, इसीलिए ग्रोथ रेट पिछली साइड में हम लोग देखा, ग्रोथ रेट इसीलिए बढ़ रहा है, ज्यादा है, अच्छा है स्पोर्ट्स साइकिल्स के मार्केट का। इमर्जिंग थ्रेट फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से जो इंपोर्ट्स हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बाइसिकल सस्ती आ रही हैं, वो हमारे लिए थ्रेट हो सकती है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज प्रॉमिसिंग। एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इसको कैसे हम लोगों को लेना है ये थोड़ा सा देख लें जल्दी से। पहला काम जो है वो ये है कि जितने भी फैक्टर्स थे उनको हम अलग अलग एनवायरनमेंट के सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी एनवायरमेंटल सेक्टर्स हो सकते हैं वो सभी में से हमने कुछ ना कुछ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हों। कुछ में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे, कुछ में हो सकता है कुछ हो ही ना रहा हो, कोई परिवर्तन ही ना आ रहा हो। तो जो भी कुछ एनवायरमेंटल सेक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वो किन किन सेक्टर्स में आ रहे हैं। मार्केट से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, सप्लायर से रिलेटेड हो गया, देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट एंड द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इस कैटेगरी में, इस सेक्टर्स की कैटेगरी में जो भी हमने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं पिछली 2 स्लाइड्स में, उनको हमने डाल दिया। तो क्या क्या चीजें, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट इज 7 to 8%, sports cycle growth rate is 30%, sorry, and demand is largely unsaturated। ये तीनों चीजें मार्केट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये मार्केट सेक्टर में आ गई। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्रोग्रेस एंड इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज सिंपल। ये दो फैक्टर्स जो हम लोग बात कर रहे थे, देखे थे, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आ गए। फिर mostly ancillaries and associated companies uh, are supplying parts to the, कुछ यहाँ पे छूट गया, mostly ancillaries and associated companies they are, ये क्या है भाई, हाँ पूरा पॉइंट नहीं आया, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एक मिनट। they are supplying parts and components।
इसका ठीक है। तो मोस्टली एंसिलरीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज आर सप्लाइंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, तो ये सप्लायर एनवायरनमेंट हो गया। और अब फिट हो गया। तो मोस्टली एंसिलरी एंड एसोसिएटेड कंपनीज आर सप्लाइंग पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल। तो रॉ मटेरियल्स और पार्ट्स, कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, इससे रिलेटेड जो चीज है वो सप्लायर में आ गई। देन ग्रोइंग एफ्लुएंस अमंग urban consumers, urban consumers are growing more affluent, they are having more disposable income, उनके पास पैसा ज्यादा है, स्पेयर पैसा ज्यादा है जो कि नेसेसिटीज के अलावा खर्च कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। बाइसिकल इंडस्ट्री इज थ्रस्ट एरिया फॉर एक्सपोर्ट्स। गवर्नमेंट की पॉलिसीज रेगुलेशंस के बारे में यहाँ बात हो रही है। गवर्नमेंट फेवर कर रही है एक्सपोर्ट के लिए, पॉलिसीज फेवरेबल बना रही है, तो इसलिए ये एक्सपोर्ट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में आ जाएगा। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर कस्टमर प्रेफरेंस, कस्टमर के टेस्ट क्या हैं, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या चीजें ज्यादा आजकल डिमांड जिसकी चल रही है, तो वो सोशियो कल्चरल में आ जाएगा। तो इसलिए कस्टमर प्रेफरेंसेस फॉर स्पोर्ट साइकिल सोशियो कल्चरल में आ गया। और जब बाहर के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनेशनल में आ गए। इमर्जिंग थ्रेट फ्रॉम चीप इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड प्रॉमिसिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। तो इस तरीके से ये आप लोगों को पहला स्टेप हो गया, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। दूसरा स्टेप हो गया किस सेक्टर में वो जाएंगे वो आइडेंटिफाई करना है, उसको उस तरह से हमने ग्रुप कर दिया। और तीसरा स्टेप अब हम देखेंगे एक एक फैक्टर को उठा करके कि वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है या न्यूट्रल है। तो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 7 to 8%, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 7 to 8%, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी ग्रोथ रेट है। तो इसलिए अपवर्ड एरो इसको हमने बना दिया। इंडस्ट्री में डिमांड 7 से 8% पर ईयर बढ़ रही है, तो अपवर्ड हो गया। स्पोर्ट्स साइकिल्स के लिए तो काफी अच्छी ग्रोथ रेट है 30%, तो इसको भी अपवर्ड एरो में नोट किया। अपवर्ड का मतलब हो गया फेवरेबल है। अगर कोई नया एंट्रेंट आता है या कोई पुरानी भी कंपनी है, पुराना भी कोई मैन्युफैक्चरर है बाइसिकल्स का, तो वो इससे फायदा उठा सकता है। लार्जली अनसैचुरेटेड डिमांड, ये भी फेवरेबल है क्योंकि डिमांड हम और ज्यादा टैप कर सकते हैं। मार्केट में अभी काफी ज्यादा पोटेंशियल है डिमांड बढ़ाने का। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द इंडस्ट्री इज इन प्रोग्रेस। इसको न्यूट्रल इसलिए रखा गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से इंडस्ट्री को फायदा होगा, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो इसलिए और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री इज इन प्रोग्रेस। तो सब लोग ही अगर उसको कर रहे हैं तो सभी को समान अगर बेनिफिट मिल रहा है, तो हमारे लिए अलग से कोई ऐसा स्पेशल बेनिफिट स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। इसलिए दिस इज being considered to be as neutral. However, it can turn into a threat if और लोग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं और आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो इसलिए इस लिहाज से ये फैक्टर इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी इज सिंपल। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए अगर आपको मशीनरी इंपोर्ट, मशीनरी इक्विपमेंट इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है तो वो आसान है। इसका मतलब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो तो रहा है, उसमें पैसा भी लगेगा, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो इसके लिए इसको फेवरेबल रखा गया है। मोस्टली एंसिलरीज एंड एसोसिएटेड कंपनीज सप्लाई पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। तो क्योंकि एंसिलरीज और एसोसिएटेड कंपनीज सप्लाई कर रही हैं, तो सप्लायर्स के साथ आपके रिलेशंस ठीक रहेंगे, अच्छे रहेंगे, इसलिए ये फेवरेबल है। इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स आर इजीली अवेलेबल, तो इसे
फेवरेबल भी वैसे तो मान सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि सबके लिए ये चीज़ फेवरेबल होगी, तो इसलिए इसको न्यूट्रल भी एक तरह से कहा जा सकता है। Growing affluence among urban consumers, therefore urban consumers are having more money now to spend on ऑप्शनल्स, जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उस पे भी खर्च कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये हमारे लिए फ़ेवरेबल है। बाइसिकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट फ़ेवर कर रही है, उसके ऊपर पॉलिसी ऐसी बना रही है जिससे कि बाइसिकल इंडस्ट्रीज़ में एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। तो ये भी फ़ेवरेबल हो गया क्योंकि हम इंडिया के साथ-साथ बाहर के मार्केट को भी के ऊपर भी फ़ोकस कर सकते हैं, उसे भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इट इज़ अगेन फ़ेवरेबल। कस्टमर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स साइकिल्स को प्रेफ़र कर रहे हैं। अब ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि थ्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास स्पोर्ट्स साइकिल्स के अच्छे मॉडल्स नहीं हैं, तो थ्रेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उस इस पर्टिकुलर अपॉर्च्युनिटी को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर ले जाएँ, तो ये आपके लिए फ़ेवरेबल हो सकता है, तो इसलिए इसको फ़ेवरेबल माना जा रहा है। इंटरनेशनल में इमर्जिंग थ्रेट फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, तो ऑब्वियसली ये तो सीधा-सीधा दिख रहा है, थ्रेट वर्ड ही यूज़ किया गया है, तो इसलिए अनफ़ेवरेबल होगा। लेकिन एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो प्रॉमिसिंग है, तो ये पॉज़िटिव या अपवर्ड एरो में इसको लिया जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। तो इस तरीके नो से सर। बेसिकली हम लोग ईटॉप का कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसको ऐसे ये एक बहुत काफ़ी चांस है कि आपसे एक कोई हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ले करके और कहा जाए कि आप ईटॉप कंस्ट्रक्ट करें, या आपको ये कहा जा सकता है कि आप कम से कम एक फॉर्मेट ही बताइए कि ईटॉप कैसे बनाया जाता है। तो फॉर्मेट में तो आप केवल सेक्टर्स लिख देंगे, 3 कॉलम ये बनाएँगे, सेक्टर्स लिख देंगे, सब फैक्टर्स की हेडिंग और नेचर, इस तरह से अलग-अलग हेडिंग्स डाल करके कर सकते हैं। और अगर कहीं एग्ज़ाम्पल की बात हो रही है तो कुछ इस तरह से आपको सब फैक्टर्स भी लिस्ट करने होंगे। कुछ नेगेटिव ऐसे ले लिए, कुछ जो नेगेटिव हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ न्यूट्रल टाइप के, इस तरह से देख सकते हैं। अब लेकिन आगे बढ़ते हुए इसका बेसिक पर्पस क्या है? इससे हमने अचीव क्या किया? तो अगला स्टेप जो होगा ईटॉप में, एक्चुअली हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि अगर हम पहले से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आगे कैसा स्कोप है? आगे क्या होगा? इस कंटिन्यू करें या ना करें, या ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं है कि इसे क्लोज़ करने की ज़रूरत है या बिज़नेस चेंज करने की ज़रूरत है, या अपना प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ तो नहीं है, या प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर हम एंटर करना चाह रहे हैं, तो इसमें इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हमें एंटर करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जितने भी फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से अगर आप देखें, तो अपवर्ड पॉइंटिंग एरोज़ कितने हैं? अपवर्ड तो है 1 2 3 4 5 6 3 9 है सर। 9 9 है। यस सर 9 है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 डाउन 10, टोटल 12 फैक्टर्स हम लोगों ने कंसीडर डाउन की टोटल हम लोगों ने 12 फैक्टर्स कंसीडर किए, और उसमें से 9 फेवरेबल, टोटल 12 फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से 9 फेवरेबल हैं, 2 न्यूट्रल हैं और 1 अनफेवरेबल। तो क्या करना चाहिए हमको? इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हुँ। तो टोटल 12 फैक्टर्स में से 9 फेवरेबल हैं, 2 न्यूट्रल हैं, 1 अनफेवरेबल है। तो रिपीटिंग माय क्वेश्चन, इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या हो गया भई?
कुछ नहीं सर, आप चले गए थे। हाँ, हम तो आ गए ना, तो अब सवाल जो पूछ रहे हैं वो तो बताइए। क्या सर? इंडस्ट्री में जहाँ पर कि 9 फैक्टर्स फेवरेबल हैं, 2 फैक्टर्स न्यूट्रल हैं और 1 फैक्टर अनफेवरेबल है। तो अगर आपको यस चॉइस सर, दी जाए तो इस इंडस्ट्री में आपको एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, फेवरेबल ज्यादा है ना। फेवरेट ज्यादा है इसलिए। फैक्टर केवल यस एंटर करना चाहिए। केवल 1 अनफेवरेबल है और 2 न्यूट्रल। इसलिए यस सर। it is an opportunity to enter this इंडस्ट्री। और अलग अलग करके अगर हम देखें सेक्टर्स को, मार्केट सेक्टर जो है उसमें 3 फैक्टर्स तीनों फेवरेबल, तो मार्केट सेक्टर फेवरेबल हो गया। टेक्नोलॉजी, उसमें 2 फैक्टर्स, एक फेवरेबल माना है हमने, एक न्यूट्रल माना है, तो टेक्नोलॉजी भी फेवरेबल हो गया। सप्लायर में भी एक फेवरेबल एक न्यूट्रल, तो सप्लायर एनवायरनमेंट फेवरेबल हो गया। इकोनॉमिक फेवरेबल है, रेगुलेटरी फेवरेबल है, सोशियो कल्चरल फेवरेबल है। इंटरनेशनल जो है उसमें एक फेवरेबल है एक अनफेवरेबल है, तो उसको हम न्यूट्रल में भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके यस सर। ऑन दी होल ज्यादातर फैक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं, इसलिए ज्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो फेवरेबल हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एंटर किया जा सकता है। तो दिस इज how we construct an ETOP and this is why we construct an ETOP। इस तरीके से ये सारी चीजें इसको देखा जाता है ETOP के बारे में। अब एक और एग्जाम्पल है ये मेरे पास, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। इसके जो फैक्टर्स हैं ये आप लोग देखेंगे और इसको इसके लिए ETOP उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसकी प्रोफाइलिंग इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए प्रोफाइलिंग आपको करनी है और उसकी फोटो खींच करके मुझको व्हाट्सएप पे भेजना है। वो वाला काम तो आप लोग करते रह जाएंगे, जो एक हाइपोथेटिकल कंपनी बनानी है, लेकिन ये काम मुझे आज चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। पीपीटी मेरे ख्याल से मैंने पूरा पिछले हफ्ते शेयर कर दिया था, तो पीपीटी में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। पीपीटी में आपको जो बनी हुई प्रोफाइल है वो भी दिख रही है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपको बनाना है। मतलब कि यहाँ पर पहली स्लाइड में 1 2 3 4 5 6 7 ये फैक्टर्स हैं और 3 फैक्टर्स ये हैं, 7 3 10 फैक्टर्स दिए हुए हैं। इनको देखना होगा कि कौन सा फैक्टर किस सेक्टर में है। तो पहला कॉलम सेक्टर का बन जाएगा, दूसरा कॉलम उसके सब फैक्टर्स का बन जाएगा और तीसरा कॉलम बनेगा इम्पैक्ट का, पॉजिटिव या फेवरेबल अपवर्ड एरो, अनफेवरेबल डाउनवर्ड एरो, न्यूट्रल हॉरिजॉन्टल एरो। थोड़ा सा जल्दी से इसको ये समझ लें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हाई डिमांड पोटेंशियल, 2 चीजें बताना है आप लोगों को। हाई डिमांड पोटेंशियल किस पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहे हैं, किस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं? मार्केटिंग एनवायरमेंट है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है या सोशल एनवायरनमेंट है, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्या है हाई डिमांड? सर मार्केटिंग इन्वॉल्व। मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केट एनवायरनमेंट बोलना ज्यादा ठीक होगा। पहले अच्छा ये बताइए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, ये तो पता चले। व्हाट इज, हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इस इंडस्ट्री में आता हो। फूड, सर जैसे पैक्ड फूड मिलते हैं खाने के लिए। बिल्कुल, जो टिन्ड फूड होता है, पैकेज्ड फूड जो होता है, रेडी टू कुक या रेडी टू ईट, दोनों ही कैटेगरी वाले जो फूड्स ऐसे हो सकते हैं। आपने फ्रिज से निकाला और खा लिया, फ्रिज से निकाला गर्म किया खा लिया, फ्रिज से निकाला थोड़ा सा पकाया खा लिया, ये जो फूड है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ रहा है। तो उसमें पहला पॉइंट कहा गया हाई डिमांड पोटेंशियल, जो आपने बताया मार्केट एनवायरनमेंट का है, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, न्यूट्रल है? पॉजिटिव है सर। राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? इकोनॉमिक सेक्टर। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है?
व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? नहीं पता सर। आप नहीं पता। सपोज आपकी इनकम एक महीने में 10,000 रुपए है, आपके जो एसेंशियल्स पे जो खर्चे हैं, एसेंशियल्स तो थोड़ा बहुत कुछ और भी चीजें मिला लें अगर, जो भी आप खर्चा कर रहे हैं आप 7,000 रुपया कर रहे हैं, तो 3,000 रुपए जो है वो आपके पास एक्स्ट्रा बच गए जो आप खर्च ही नहीं कर पाए, वो डिस्पोजेबल इनकम है। अब एक्चुअली कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, कई सारे कंपनीज जो होती हैं, वो इसके ऊपर फोकस करती हैं। भाई जब भी हम आपके पास कोई नया प्रोडक्ट अगर लेकर के आ रहे हैं, तो आप उसको तभी उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कुछ खर्च करने के लिए होगा। ठीक है? अगर मान लीजिए आप रियल एस्टेट सेक्टर में हैं, आप जा रहे हैं किसी को ज़मीन बेचना चाहते हैं या फ्लैट बेचना चाहते हैं, तो कौन खरीदेगा? जिसके पास सेविंग्स उतनी होएँगी, वही खरीद पाएगा। अब अगर किसी की तनख्वाह 40,000 है, खर्चे 50,000 के हैं, तो वो तो नहीं खरीद सकता। ठीक है? तो इस तरीके से कोई कोई जैसे जो होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हॉलिडे पैकेजेज़ वाले होते हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम जिसके पास होगी, यानी कि जिसके जो भी ऐसे लोगों को आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा जो कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं, सिंपल टर्म्स में ये, जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं। जो करंट पीरियड है उसमें इस तरह के लोग मिलने थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे अक्सर मिल सकते हैं लोग जो कि एफ्लुएंट, जो एक पिछले उसमें बात की गई थी राइजिंग एफ्लुएंस, एफ्लुएंस की ही बात उसी को दूसरे तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जो जिनके पास पैसा एक्स्ट्रा है, नेसेसिटीज के अलावा भी बच रहा है, वो लोग कितने हैं? तो वो लोग अब कुछ हट के चीज़ों के ऊपर वो लोग नई चीज़ वही ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो पैकेज फूड, टिन्ड फूड ये सब जो आ रहा है, अभी कम से कम इंडिया में इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा अभी भी डिमांड नहीं है। तो लोग डिमांड नहीं है, डिमांड की या ज़रूरत नहीं लगती लोगों को। ज़रूरत अगर नहीं है, तो फिर लोग खर्च नहीं करेंगे। खर्च तभी करेंगे जब एक्स्ट्रा पैसा हो। तो राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम ये इकोनॉमिक फैक्टर तो है ही है, अभी बोला था किसी ने, और फेवरेबल हो गया। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है?